हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग मरीन डेब्रिस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें मरीन डेब्रिस यानी कि समुद्री मलबा। समुद्री मलबा जिसे समुद्री कीड़ा भी कहा जाता है, मानव निर्मित ठोस पदार्थ जिसे जानबूझकर या गलती से समुद्र या महासागर में छोड़ दिया जाता है। तैरता हुआ समुद्री मलबा घुमाव के केंद्र में और तट रेखाओं पर जमा होता है, जो अक्सर धुलकर किनारे पर आ जाता है। जब इसे समुद्र तट कूड़ा या ज्वार भाटा के रूप में जाना जाता है, समुद्र में कचरे के जानबूझकर निपटान को महासागर डंपिंग भी कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मलबे जैसे कि बहती लकड़ी और बहते बीज भी मौजूद होते हैं। प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग के साथ मानव प्रभाव एक मुद्दा बन गया है, क्योंकि कई प्रकार के पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक प्राकृतिक एवं जैविक सामग्री की तरह जल्दी से जैव निम्नीकरण नहीं करते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा एकल प्रकार है, जैसे 10% और महासागरों में बड़े प्लास्टिक का अधिकांश हिस्सा मछली पकड़ने के उद्योग से फेंका गया और खोया हुआ जाल होता है। कूड़ा कचरा, कंटेनरों का रिसाव, तूफानी नालों और जल मार्गों में बहकर आने वाले कूड़ा कचरा और हवा से उड़ने वाला लैंडफिल कचरा, ये सभी इस पर समस्या को बढ़ाते हैं। इस बढ़ते जल प्रदूषण के कारण गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, जैसे फेंके गए मछली पकड़ने के जालों में जानवरों का फंसना, समुद्री कचरे के विशाल ढेरों में प्लास्टिक के मलबे का जमा होना, खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों की बढ़ती सांद्रता। समुद्री मलबे और प्रदूषकों की रोकथाम और मध्यस्थता के प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून और नीतियां बनाई गई है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन में समुद्री प्रदूषण में कमी को शामिल किया है। इसके साथ मुद्दों की प्रासंगिकता और योगदान के विभिन्न स्तरों के आधार पर कुछ देशों ने अधिक विशिष्टा सुरक्षा नीतियां शुरू की है। इसके अलावा कुछ गैर लाभकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन समुद्र से प्लास्टिक एकत्र करने और हटाने के लिए कार्यक्रम विकसित कर रहे हैं। हालांकि 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया था कि यदि ठोस उपाय नहीं किए गए तो 2050 तक समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। अब अगर प्रकार की बात करें तो शोधकर्ता मलबे या महासागर धारित के रूप में वर्गीकृत करते हैं। 1991 में समुद्री प्रदूषण के वैज्ञानिक पहलुओं पर संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त विशेषज्ञ समूह ने अनुमान लगाया कि 80% तक प्रदूषण भूमि आधारित था। शेष 20% प्रदूषण विनाशकारी घटनाओं या समुद्री स्रोतों से उत्पन्न हुआ था। हाल के अध्ययनों में पाया गया है कि कोरियाई तटों पर पाए जाने वाले आधे से अधिक प्लास्टिक मलबे महासागर आधारित हैं। मानव निर्मित कई तरह की वस्तुएं समुद्री मलबा बन सकती है। प्लास्टिक की थैलियाँ, गुब्बारे, बोया, रस्सियाँ, चिकित्सा अपशिष्ट, कांच और प्लास्टिक की बोतलें, सिगरेट के ठूंठ, सिगरेट लाइटर, पेय पदार्थ के डिब्बे, पॉलीस्टीरीन, खोई हुई मछली पकड़ने की डोरी, जाल और क्रूज जहाजों, तेल रिंगों से निकलने वाले विभिन्न अपशिष्ट आमतौर पर किनारों पर भरकर आने वाली वस्तुओं में से एक है। विशेष रूप से सिक्स पैक रिंग्स को इस समस्या का प्रतीक माना गया है। अमेरिकी सेना ने कम से कम 1919 से लेकर 1970 तक साधारण बमों, अप्रयुक्त आयुध, बारूदी सुरंगों और रासायनिक हथियारों सहित अप्रयुक्त हथियारों और बमों के लिए महासागर डंपिंग का इस्तेमाल किया। न्यू जर्सी से हवाई तक कम से कम 16 राज्यों के तटों पर मेक्सिको की खाड़ी में लाखों पाउंड आयुध का निपटान किया। हालांकि निश्चित रूप से तट पर नहीं आते और अमेरिका एकमात्र देश नहीं है जिसने इसका अभ्यास किया। समुद्री मलबे का 80% प्लास्टिक है। प्लास्टिक जमा होता है क्योंकि वह आमतौर पर अन्य पदार्थों की तरह जैव अपघटन नहीं करते। वे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर प्रकाश अपघटन करते हैं। हालांकि वे ऐसा केवल शुष्क परिस्थितियों में ही करते हैं, क्योंकि पानी प्रकाश अपघटन को रोकता है। 2014 में कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करते हुए किए गए एक अध्ययन में समूह 5 में गाइरेस के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि लगभग 2,69,000 टन वजन वाले प्लास्टिक के 5.25 ट्रिलियन टुकड़े उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान मात्रा में महासागरों में बिखरे हुए थे। औद्योगिक गतिविधि में उपयोग की जाने वाली कुछ सामग्री और गतिविधियां आसानी से नष्ट नहीं होती, जो पर्यावरण में बनी रहती है, समय के साथ जमा होती रहती है। इन गतिविधियों में मछली पकड़ना, नौकायन, जलीय कृषि उद्योग शामिल हो सकते हैं, जो समुद्री पर्यावरण में संसाधनों का दोहन और उपयोग करते हैं। औद्योगिक प्रक्रियाओं से गियर, सामग्री, मशीनरी या ठोस अपशिष्ट पानी या तट रेखाओं पर खो सकते हैं।
या त्याग सकते हैं। इससे मछली पकड़ने वाली नाव जितनी बड़ी या स्टायरफोम लोअर फ्लोरेट के जितनी छोटी हो। तटीय जल में चॉलेट काउंटी न्यू बसविक के तटों पर लगातार औद्योगिक समुद्री मलबे के प्रकार, मात्रा, स्रोतों और प्रभावों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन किया गया था। अपचनीय पदार्थ आंत में जमा हो सकते हैं जिससे रुकावटें पैदा हो सकती है। पेट भरा होने या झूठा एहसास हो सकता है। अंततः उचित पोषक तत्वों के सेवन की कमी से मृत्यु हो सकती है। भुतिया जाल मछली पकड़ने के जाल होते हैं जिन्हें समुद्र, झीलों और नदियों में छोड़ दिया गया, खो दिया गया है एवं किसी तरह से फेंक दिया गया। ये जाल जो अक्सर धुंधली रोशनी में लगभग अदृश्य होते हैं, किसी चट्टानी चट्टान पर उलझे एवं खुले समुद्र में बहते हुए छोड़े जा सकते हैं। मछलियाँ, डॉल्फिन, समुद्री कछुओं, शार्क, डोगो, मगरमच्छ, समुद्री पक्षियों, केकड़ों और अन्य जीवों जिनमें कभी कभार मानव गोताखोर भी शामिल है, फंसा सकते हैं। डिजाइन के अनुसार काम करते हुए जाल गतिविधि को प्रतिबंधित करते हैं जिससे भूखमरी, घाव, संक्रमण होता है और उन लोगों में घुटन होती है जिन्हें सांस लेने की सतह पर लौटने की आवश्यकता होती है। यह अनुमान लगाया गया कि हर साल लगभग 48 मिलियन मछली पकड़ने का सामान नष्ट हो जाता है। इससे वो शामिल नहीं है जिन्हें छोड़ दिया गया या त्याग दिया गया, पर ये टूटने से पहले काफी समय तक महासागरों में ऐसे ही पड़े रहते हैं जिससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसी से अगर बात करें हम माइक्रो प्लास्टिक्स की, तो माइक्रो प्लास्टिक्स प्लास्टिक के मोती होते हैं जिन्हें चौड़ाई 5 मिलीमीटर से कम होती है और ये आमतौर पर हाथ, साबुन, चेहरे के क्लींजर और अन्य एक्सफोलिएंटर में पाए जाते हैं। जब इन उत्पादों का उपयोग किया जाता है तो माइक्रोप्लास्टिक्स जल निस्पंदन प्रणाली से होकर समुद्र में चले जाते हैं, लेकिन अपने छोटे आकार के कारण वे अपशिष्ट जल संयंत्रों पर प्रारंभिक उपचार स्किन पर पकड़ से बच निकलने की संभावना रखते हैं। ये मोती समुद्र में जीवों के लिए हानिकारक है, विशेष रूप से फीडर, क्योंकि वो आसानी से प्लास्टिक को निगल सकते हैं और बीमार हो सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स एक ऐसी चिंता का विषय है क्योंकि उनके आकार के कारण उन्हें साफ करना मुश्किल है, चूंकि प्लास्टिक का उपयोग पूरे ग्रह में व्यापक रूप से किया जाता है। इसलिए समुद्री पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक व्यापक रूप से फैल गया है। उदाहरण के लिए माइक्रोप्लास्टिक रेतीले समुद्र तटों और सतही जल के साथ जल स्तंभ और गहरी समुद्री तलछट में भी पाया जा सकता है। माइक्रोप्लास्टिक कई अन्य प्रकार के समुद्री कणों जैसे मृत जैविक पदार्थ और कुछ मिट्टी के कणों हवा से उड़कर नदियों द्वारा समुद्र में ले जाए जाते हैं, ये भी पाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व, शहरी केंद्रों से निकटता को पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक की प्रचुरता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण जो है यहाँ पे माना जाता है। इसके साथ ही कचरा स्थल समुद्री मलबे के कणों का एक चक्र है जो समुद्री धाराओं और प्रभाव और मानव आबादी द्वारा बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। प्लास्टिक और अन्य मलबे ये मानव जनित संग्रह, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणीय समस्याओं के लिए जिम्मेदार है जो समुद्री जीवन को प्रभावित करते हैं, महासागरों को विषैले रसायनों से दूषित करते हैं और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करते हैं। एक बार जल में फैल जाने के बाद समुद्री मलबा गतिशील हो जाता है। तैरता हुआ मलबा हवा के साथ उड़ सकता है, समुद्री धाराओं के प्रवाह का अनुसरण कर सकता है और अक्सर समुद्री चक्रों के बीच में पहुंच जाता है जहां धाराएं सबसे कमजोर होती है। दुनिया भर में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के 10 सबसे बड़े उत्सर्जक सबसे अधिक से लेकर सबसे कम तक चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, श्रीलंका, थाईलैंड, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश है, जो मुख्य रूप से यतंगी, सिंधी, येलो, हाई नील, गंगा, पर्ल, अमूर, नाइजर और मेकोंग नदियों के माध्यम से होते हैं और दुनिया महासागरों तक पहुंचने वाले सभी प्लास्टिक का 90% के लिए जिम्मेदार है। लेख परीक्षा घटनाओं में देखे गए कुल ब्रांडेड प्लास्टिक में 13 कंपनियों का व्यक्तिगत योगदान है। 1% या उससे अधिक कोका कोला कंपनी, पेप्सिको, नेस्ले डेनॉन, ऑस्ट्रेलिया, वर्सरेखा ग्रुप, विंग्स, यूनिलीवर, मायोराडॉड, मोडलेज इंटरनेशनल, मार्स इनकॉर्पोरेट, स्लिम ग्रुप, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, 13 कंपनियां खाद्य पेय एवं तंबाकू उत्पाद बनाती है। शीर्ष कंपनियां कोका कोला कंपनी है 11%, 10 से 12% के लिए जिम्मेदार थी, जो किसी भी अन्य कंपनी को काफी अधिक। शीर्ष 5 कंपनियां में 24% ब्रांडेड प्लास्टिक के लिए जिम्मेदार थी। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो इससे जो है कोविड-19 महामारी के प्रभाव आए। केन्या में कोविड-19 महामारी के समुद्र तटों पर पाए जाने वाले समुद्री मलबों की मात्रा को प्रभावित किया, जिसमें लगभग 55% महामारी से संबंधित कचरा है।
हालांकि महामारी से संबंधित कचरा केन्या के समुद्र तटों पर दिखाई दिया, और लेकिन यह पानी में नहीं पहुंचा। समुद्र में कूड़े की कमी समुद्र तटों के बंद होने और महामारी के दौरान आवाजाही में कमी का परिणाम हो सकते हैं। इसलिए समुद्र में कम कचरा समाप्त होने की संभावना थी। कोविड-19 महामारी का अतिरिक्त प्रभाव हांगकांग में देखा गया, जहां डिस्पोजल मास्क सिक्कों के द्वीपों के समुद्र तटों पर समाप्त हो गए। यह महामारी के दौरान चिकित्सा उत्पादों, मास्क और दस्ताने के बढ़ते उत्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिससे इन उत्पादों के अपरंपरागत निपटान में वृद्धि हुई है। हटाने की बात की जाए तो समुद्री मलबे को इकट्ठा करने और हटाने की तकनीकों में मलबा स्कीमर नौकाओं का उपयोग शामिल है। इस तरह के उपकरणों का उपयोग वहां किया जा सकता है जहां तैरता हुआ मलबा नेविगेशन के लिए खतरा प्रस्तुत होता है, और इन सारी चीजों से जो है काफी ज्यादा वहां पे प्रदूषण बढ़ता है। और समुद्री मलबे को रोकने या उसके बारे में शिक्षित करने में बड़ी संख्या में समूह और व्यक्तिगत अभी सक्रिय भी है। 5 गाइरेस एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण प्रदूषण को कम करना है। तो उपभोक्ता एकल उपयोग द्वारा प्लास्टिक उपयोग को कम करके और माइक्रोबिट से बचकर नदी एवं झील के किनारे सफाई में भाग लेकर जल मार्गों में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक की मात्रा को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मरीन डेब्रिस से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।